हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। संविधान के एमसीक्यूज के सेशन में आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं सूची को पुनर्स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर है ई, जवाहरलाल नेहरू। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने के संबंध में किया गया भूमि सुधारों से था। बेसिकली इसका रिलेटेड कि राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला है, राज्य में भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी या फिर किसी भी स्टेट के सर्विस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? 9वीं अनुसूची में 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिससे क्या किया गया था, सूचियों की संख्या 8 से 9 कर दी गई थी। ठीक है, अभी वर्तमान में 12 सूचियां हैं टोटल। तो 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, भूमि सुधार अधिनियमों को रखा गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? पहले 47 सूचियां थी समवर्ती सूची में। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है 1976 सॉरी 1976 के थ्रू क्या किया गया, 5 ऐसे राज्य के विषय थे जिनको राज्य से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अभी वर्तमान में अगर संघ सूचियों की बात की जाए तो टोटल विषय 100 है और जो राज्य सूची में है वो 66 से अब 61 हो चुका है और समवर्ती सूची में 47 से 52 हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही 5 चीजों को किया गया था। कौन कौन से थे? शिक्षा, वन, फिर था वन्य जीव, मापतौल और न्यायिक प्रशासन। अगला है, संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न नियमों का एक सुमेलित नहीं है। वन है समवर्ती सूची में, शेयर बाजार समवर्ती सूची में, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। देखिए, वन समवर्ती सूची में है, बिल्कुल है समवर्ती सूची में। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, ये कौन सी सूची में है? संघ सूची में है। ठीक है, डाकघर बचत बैंक भी संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना पूछ रहे हैं। ठीक है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में। तो ये क्या करती है, आर्थिक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अपनी अपनी जारी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में हुआ है क्योंकि हर राज्य का बजट भी अलग होता है और इकोनॉमिक सर्वे भी अलग पेश होता है। फिर जो सेंट्रल का पेश होता है वो तो अलग ही रहता है, वो सबके लिए रहता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। अगला है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक आर्थिक नियोजन पूछ रहा है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। तो ये किसमें होगा? ज्ञान आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये वन्य जीव वाला है। अभी मैंने 5 विषय बताए थे। ठीक है, क्या क्या बताया था? वन, वन्य जीव, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन और मापतौल। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? समवर्ती सूची। ठीक है, क्योंकि ये 5 विषय हैं जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में रखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? आपराधिक मामले। ठीक है, पुलिस राज्य सूची का विषय है,
और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची में है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन से? SC शेड्यूल कास्ट। तो ये किस में हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 330 है जो इसका प्रावधान करता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं 330 एक के उपखंड ख में असम की स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों, उपखंड ख जो है वो क्या करता है? उपखंड क लोकसभा के लिए और उपखंड ख असम के लिए और उपखंड ग असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और ग क्या करता है? असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है। किसके किसके लिए? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो किसके किसके लिए है? केरल और तमिलनाडु के लिए। अगला लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 550, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543, ठीक है। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 543। अगला है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 500 बढ़ाकर 545 कर दी थी? देखिए 543 मैंने क्यों बोला? क्योंकि 2 सदस्य मनोनयन के थ्रू आते थे, लेकिन अब मनोनयन कैंसिल हो गया है लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है। तो जितने भी सदस्य आएंगे यानी कि टोटल 545 के 545 वो सभी किससे आएंगे? सीटों से चुनकर आएंगे, ठीक है। ये 31वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके थ्रू क्या किया गया? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अगला है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो कौन थे? जीवी मावलंकर, यही प्रथम स्पीकर भी रहे हैं। गणेश वसुदेव मावलंकर, इन्हीं के विरुद्ध लाया गया था 1954 को। कौन लाया था? आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अगला है लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक है। 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी और वर्तमान में तो ओम बिरला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन थे? GV मावलंकर, GMC बालयोगी, मनोहर जोशी, PS संगमा। तो PS संगमा जो थे वो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। ये कब आए थे? PS संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने। अगला है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय से, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो देखिए लोकसभा का जो सचिवालय होता है मतलब जिसमें प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं वो सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता विघटन। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है और भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए कौन सा एक सही है पूछा है ना, एक ही सही है। तो देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, यही सही है बस, बाकी जो तीनों कथन है वो गलत है, ठीक है। महान्यायवादी राज्यसभा की बैठकों में बैठ सकता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, अपना मत नहीं दे सकता। और राज्यसभा यथाशीघ्र अपना किसी सदस्य को अपना सभापति कैसे चुनेगी? जबकि तो राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और पहला बी क्या है?
प्रादेशिक निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते। राज्य के विधानसभा अध्यक्षों मतलब सदस्यों द्वारा इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है इनका। और हाँ, इसके सदस्य राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक तिहाई सदस्य निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। बोलने का, बैठने का अधिकार है, मत नहीं दे सकता। हाँ, बोलता है, मत नहीं देता, मतलब वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है। अगला है, राज्यसभा कैसे भंग होती है। राष्ट्रपति सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग कर देते हैं। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा राज्यसभा में सदन है जो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। अगेन वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा के ना ये कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर बिल्कुल सिरे से नकार दीजिएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। कितने व्यक्ति किए जाते हैं, 12 व्यक्ति किए जाते हैं मनोनीत। ठीक है, 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो अब हमको पता है कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के वो, लेकिन वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आंसर हो जाएगा ये, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। ठीक है। संसद की दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में, एक साथ संवेद सदन संसद के दोनों सदनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 क्या करता है, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद सदन संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं। अगला है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको घुमाने की हमेशा कोशिश की जाती है। ठीक है, एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो विषय क्षेत्र विशेषज्ञ हो, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के उपसभापति, बिल्कुल भी नहीं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। अब देखिए, जो मंत्रिमंडल होते हैं उनमें से कुछ राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कुछ लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब लोकसभा के सदस्य जो कि मंत्री हो तो लोकसभा की बैठकों में बेझिझक भाग लेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो राज्यसभा के सदस्य हैं और मंत्री भी, ठीक है, और मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य जो मंत्री हैं वो भी क्या कर सकते हैं, लोकसभा के बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग। कौन है, इसका है आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों के मंत्रालय। ये क्या करते हैं, संघीय बजट को तैयार करते हैं और उसे संसद में पेश के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर वो उससे पहले डिस्क्लोज हो जाता है तो वित्त मंत्री तुरंत ही अपना क्या करेंगे, त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है। अगला है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकते।
संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही व्यय कर सकते हैं, बाद में वो परमिशन ले लेंगे आकस्मिक निधि को। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा क्या करती है? धन विधेयक को धन विधेयक की स्वीकृति देती है। और इसका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 110, ठीक है। 109 है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा देता है। 111 कहता है विधेयकों पर अनुमति। अगला है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अगेन हो जाएगा आंसर क्या? आंसर 110। अगला है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद। धन विधेयक बजट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, ठीक है। इस पे लोकसभा की अनन्य शक्ति है, अनन्य शक्ति बोलना चाहिए इस पे। लोकसभा ही इसको रेडी करवाएगा, लोकसभा ही किसी विधेयक को, धन विधेयक की स्वीकृति देगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी स्वीकृति होती है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका नहीं विनिश्चित संविधान के 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और 110(4) के अनुसार क्या किया जाए? जब धन विधेयक राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक, देखिए नहीं है सोचना ना हमको, तो हमको गलत आंसर चुनना है, ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो बिल्कुल सेकंड वाला ही गलत लग रहा है। अभी आगे भी पढ़ लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो सही नहीं है पूछा है, ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लोकसभा की इसमें अनन्य शक्ति है, ठीक है। लोकसभा में ही शुरुआत होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्या है इसका आंसर? धन विधेयक को सही है पूछ रहे, ठीक है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है? अगेन आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इसमें भी आंसर हो जाएगा क्या? लोकसभा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपनी तैयारी जारी रखें। 9 तारीख को CGPSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके बाद भी नहीं रुकना है हमको, क्योंकि CG व्यापम की कई वैकेंसी आने वाली हैं। अभी अभी ADO अनाउंस हुआ है, इसके बाद हम पंचायत की भी क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और विद्यालय से ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।